ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mystery of My Panther and this story is begin from chapter 1 to 5 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। एक काला चीता जंगल में अपनी पीठ पर एक लड़की को बैठाकर दौड़ रहा था। उसकी पीठ पर बैठी लड़की दर्द से कराह रही थी, शायद उसे बच्चा होने वाला था। उन दोनों के पीछे कुछ लोग फायरिंग करते हुए आ रहे थे। लड़की कराहते हुए बोली, अभी कितना दूर है? तुम फिक्र मत करो, मैं हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। काले चीते ने अपना रास्ता बदल कर कहा। तभी एक गोली उस चीते के पैर में आकर लगती है और वो दोनों लड़खड़ा कर गिर पड़ते हैं। लड़की की चीख निकल जाती है। कहानी शुरू होती है। अभय राजवंश हीरो अपने खानदान का इकलौता वारिस है जिसके पिता नहीं है। गीत हीरोइन, इसकी हिस्ट्री किसी को नहीं पता, ये कहाँ से आई है, कौन है। घने जंगल के बीचों बीच कुछ बंजारे जोर जोर से नगाड़े बजा रहे थे और अजीब अजीब सी आवाजें निकल रहे थे। कुछ बूढ़े लोग अजीब अजीब मंत्र पढ़ रहे थे। एक औरत आंखों में अंशु लिए जोर जोर से चीख कर रहम की भीख मांग रही थी। छोड़ दो मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है, छोड़ दो, मैं तुम सबसे रहम की भीख मांगती हूँ, चाहे तो बदले में मुझे कुछ कर दो, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। उस औरत ने हाथ जोड़कर कहा। ये सलोनी है, अभय की माँ। इसने हमारी कबीले की लड़की पर बुरी नजर डाली है, इसे अंजाम भुगतना ही होगा, कबीले के सरदार ने कहा। वो ऐसा नहीं कर सकता, वो सिर्फ 15 साल का ही है। इसने उस लड़की को किसी गलत इरादे नहीं छुआ था, वो तो बस खेलना चाहता था। आपकी बच्ची सिर्फ 9 साल की है, ये दोनों साथ में खेलना चाहते थे बस। कबीले का सरदार अभय की मां की एक भी बात नहीं सुनता है। कबीले का सरदार सलोनी की तरफ उंगली करके अपनी ही भाषा में बोला, इस औरत को यहाँ से ले जाओ, ये हमारे काम में बाधा डाल रही है। इस लड़के के बाद उस लड़की की भी बारी है, उसकी बलि हमें अपनी देवी को चढ़ानी है। सरदार के बात सुनकर अभय सलोनी दोनों ही डर जाते हैं। सलोनी यह सोचती है, यह मेरे बेटे को सिर्फ एक जानवर में बदल रहा है और अपनी बेटी की बलि चढ़ाएगा, मतलब उसकी जान ये लोग अपनी परंपरा के लिए ले लेंगे। सलोनी दौड़कर अभय के चाचा राजवीर के पास जाती है। सलोनी राजवीर से गिड़गिड़ाकर बोली, तुम चुपचाप खड़े देख क्या हो, कुछ करो, ये तुम्हारा ही फैसला था ना यहाँ आने का, मैंने तो बहुत मना किया था तुम्हें। इसके अलावा और कोई जगह घूमने के लिए नहीं मिली थी। देखो, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा और एक मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। इन्हें रोको राजवीर, रोको। राजवीर अपनी आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर बोला, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ भाभी, मैं खुद यहाँ आप सबको लेकर आने के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे पता होता कि यह जगह इतनी खतरनाक है तो मैं यहाँ आप सबको कभी नहीं लेकर आता। सलोनी गुस्से से राजगीर का कॉलर पकड़कर बोली, यह सब तुमने जानबूझकर किया है ताकि मेरा बच्चा इन लोगों के हाथों मारा जाए और तुम पूरी जायदाद पर अपना कब्जा जमा लो। वही दूसरी तरफ एक दुबला पतला सा लड़का, रंग गोरा, दिखने में काफी सुंदर, सहमा हुआ वहाँ हो रही एक्टिविटीज को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे इतना तो पता था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। अभय डरा सहमा सा उन सब के बीच बुत बनकर खड़ा था। उसके शरीर जैसे जान ही निकल गई हो। अभय का शरीर उन मंत्रों की लय से धीरे धीरे घूमना शुरू हो जाता है। उसकी आंखें अपना रंग बदलना शुरू कर देती है और उसका सिर कभी आगे तो कभी पीछे गोल घूमने लगता है। अब उसका शरीर भी भड़कने लगता है। वो धम्म से नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके कंधे अपने आप मूवमेंट करने लगते हैं। अभय का शरीर जैसे उसकी कंट्रोल में ही ना रहा हो, वह कभी लेट जाता तो कभी बैठ जाता, दोनों ही सूरत में उसका शरीर अपने आप ही वाइब्रेट कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर को कोई अपनी उंगलियों से कंट्रोल कर रहा था। अभय को ऐसा करते देख वहां खड़े लोग जो मंत्र पढ़ रहे थे, वह अपने हाथ ऊपर करके तेज तेज हवा में हिलान लगते हैं। सबकी आंखें ऊपर चढ़ जाती है और उनकी जीभ आधी बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ सलोनी अपनी आंखों में क्रोध लिए अभय के अंकल को घूर रही थी। यह आप क्या कह रही है भाभी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं अपने ही भाई की इकलौती निशानी को इस तरीके से मरने दूं या किसी जानवर में बदलने दूं। आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरा यहाँ आने का फैसला गलत था, लेकिन ये सब मैंने जानबूझ तो नहीं किया। अभय मेरा भी बच्चा है भाई।
साहब के जाने के बाद मैंने उसे एक पिता की तरह संभाला है, राजवर्धन अभय के अंकल ने कहा। सलोनी राजवर्धन की बातों से चिढ़कर बोली, अगर ऐसा नहीं है तो तुम कुछ करते क्यों नहीं, क्यों मेरे बच्चे को ऐसे इन लोगों के बीच जानवर बनता देख रहे हो? मैं अभी कुछ करता हूँ, बोलकर राजवर्धन अपनी जेब से मोबाइल निकालता है। राजवर्धन बार बार पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार भी उसकी कॉल पुलिस स्टेशन में कनेक्ट नहीं होती है। हार मानकर राजवर्धन अपना मोबाइल चेक करता है, जिस पर नेटवर्क ही नहीं था। ये देखकर राजवर्धन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? तुम पुलिस को फोन क्यों नहीं मिलाते हो? जल्दी करो, मेरे बच्चे की जान का सवाल है, सलोनी एकदम चीख कर बोली। राजपूती कुछ बोलने वाला होता है कि तभी जोर से चीखने की आवाज आने लगती है। उन आवाजों को सुनकर सलोनी का कलेजा कांप जाता है। वह घबरा कर पीछे पलट कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसी जंगल में एक औरत एक बच्चे को अपने गोद में उठा तेजी से भागे जा रही थी। वह घबराकर बार बार पीछे पलट कर देख रही थी कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, आंखों में एक अलग ही खौफ दिखाई दे रहा था। उसी जंगल में एक औरत एक बच्चे को अपने गोद में उठा तेजी से भागे जा रही थी। वह घबराकर बार बार पीछे पलट कर देख रही थी कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, आंखों में एक अलग ही खौफ दिखाई दे रहा था। अब आगे सलोनी की आंखों के सामने उसका बेटा काले चादर से ढका हुआ था। चादर के अंदर अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। ये सब देखकर सलोनी डर जाती है और दौड़कर अभय के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन कबीले के लोग उसे बीच में ही पकड़ लेते हैं। उनमें से एक आदमी जो उन लोगों की भाषा जानता था आकर अपने टूटी फूटी हिंदी में बोला, अगर तुमने ये चादर हटाने की कोशिश की तो तुम अपने बेटे की जान से हाथ धो बैठोई। डरकर सलोनी के कदम वहीं रुक जाते हैं। पास ही खड़े अभय के अंकल को न जाने क्या हुआ, वह दौड़कर उस चादर को हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। कबीले के लोग राजवर्धन और सलोनी को एक पेड़ से बांध देते हैं और मंत्र पढ़ना और भी तेज आवाज में शुरू कर देते हैं। सलोनी फिर से अपना रोना चीखना शुरू कर देती है। अपने बच्चे के लिए रहम की भीख मांगने लगती है। मंत्रों के साथ चादर के अंदर अभय की मूवमेंट्स भी और तेज होने लगती है। कबीले के लोगों के हाथों में एक अजीब तरीके के भाले लगे हुए थे। वह मंत्रों के साथ उन भालों को जमीन पर ठोकना शुरू कर देते हैं। एकदम से अभय की मूवमेंट्स रुक जाती है। चादर के अंदर से बिल्ली के रोने की आवाज में आने लगती है। कबीले का सरदार खुश होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर कर शुक्रिया अदा करता है। बड़े ही रौब के साथ अपने कबीले वालों से बोला, हम अपनी परंपरा कभी नहीं बदलने देंगे, चाहे इसमें हमें अपनों को ही कुर्बान क्यों करना पड़े। हमारी परंपरा हमारा सम्मान है, हमारी जान है, परंपरा है तो हम हैं। कुछ देर रुककर सरदार की आंखें फिर से क्रोध से भर जाती है। सरदार नफरत भरी आवाज में बोला, उस नापाक लड़की रामलीला को घसीट कर लाओ, अब उसकी बलि देने की बारी आ गई है। उसकी मौत पूरे कबीले की लड़कियों के लिए सबक बनेगी। वहां से कुछ लोग सरदार की लड़की को लाने के लिए जाने लगते हैं कि तभी उस चादर में हरकत होना शुरू हो जाती है। सलोनी जो रो रो कर थक चुकी थी, बेसुध सी हालत में अपने बेटे को देख रही थी। कबीले के सारे लोग उत्सुकतावश अभय को चारों ओर से घेर कर खड़े हो जाते हैं। वह देखना चाहते थे कि अभय कौन से जानवर में बदला है। ये कबीला ज्यादातर लोगों को बकरी या भेड़ बनाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने एक बिल्ली का मंत्र पढ़ा था। ये जंगली लोग थे, ये सब खा जाते थे। धीरे धीरे चादर के सरकने लगता है। अभय अपने होश में आने लगता है। सब अपनी आंखें जमाकर उस चादर घूर रहे थे कि इसमें से क्या बाहर आएगा। अचानक ही एक काला चीता फुर्ती से उछलकर कबीले के एक आदमी की गर्दन को दबोच लेता है। वह बारी बारी हर किसी पर हमला करने लगता है। सरदार चीखकर बोला, धोखा, ये गद्दारी किसने की है? किसने गलत मंत्र पढ़कर जंगली जानवर बनाया है? सरदार ये सब बोल रहा होता है कि काले चीते का पंजा सरदार के मुंह पर पड़ता है। सरदार चीखकर नीचे गिर जाता है। दूसरी ओर कोई आकर राजवर्धन और सलोनी की रस्सियां चुपके से काट देता है और उनके हाथ में एक अजीब सा चमड़े का बना हुआ ताबीज पकड़ाकर बोला, ये लो ताबीज, इसे अपने साथ ले जाना। मैं किसी भी तरह तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। ताबीज के अंदर मंत्रा से पड़ी गई पवित्र राख है। आज से ठीक 2 साल बाद पड़ने वाली वैशाख की अमावस को अपने बेटे के ऊपर छिड़क देना। ये फिर से इंसानी रूप में आ जाएगा। अब तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे बेटे को लेकर आता हूँ।
याद रखना, आज से ठीक 2 साल बाद अगर यह ज्यादा दिन तक ऐसा रहा तो सच में चीता बन जाएगा और उसका दिमाग भी जंगली जानवरों जैसा हो जाएगा, इसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। सलोनी उस आदमी का शुक्रिया अदा कर बोली, आप जो भी है आप इस वक्त एक भगवान की तरह है, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। उस आदमी ने सलोनी को बीच में ही रोकते हुए कहा, ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, तुम लोग जल्दी यहाँ से निकलो, अगर किसी की नजर हम लोगों पर पड़ गई तो सब मारे जाएंगे। उसकी बातों से उस आदमी की घबराहट महसूस हो रही थी। सलोनी और राजवर्धन बिना वक्त गवाए वहां से सीधा समुद्र की ओर चलना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ काला चीता सब पर हमला कर रहा था। काला चीता वहां खड़े एक बच्चे पर हमला करने वाला होता है कि तभी वही आदमी जिसने सलोनी और राजवर्धन को भागने में मदद की थी, चीते की पूंछ पकड़कर घसीटकर जंगल में ले जाता है। घने जंगल में पहुंचकर वह आदमी काले चीते को उसकी गर्दन से पकड़ उसके कान में एक मंत्र फूंकता है। उस मंत्र से काला चीता तुरंत बेहोश हो जाता है। चीते को कंधे पर उठाकर वह आदमी तेजी से समुद्र की ओर भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ समंदर किनारे एक औरत अपने बच्चे के साथ किसी जहाज के आने का इंतजार कर रही थी। वह बार बार घबराकर अपने चारों तरफ देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि अब तक तो उन लोगों को पता चल गया होगा और वो हमें ढूंढते हुए यहाँ किसी भी वक्त आ सकते हैं। वह औरत और उसका बच्चा दोनों ही बहुत घबराए हुए थे। वह औरत अपने बच्चे की आंखों को गौर से देखने लगती है। उसकी गोद में बैठा बच्चा भी उसकी आंखों में गौर से देख रहा था कि मानो दोनों ही आपस में आंखों से बातें कर रहे हो। उस औरत के हाव भाव देखने में ऐसे थे जैसे कि वह औरत अपने बच्चे को किसी शक्ति से कवर कर रही हो। उस बच्चे के हाव भाव जैसे बदलने लगे हो। उसके चेहरे पर चोट और डर छाया हुआ था। वह आप जैसे गायब ही हो गया था। वह बच्चा अपनी उंगलियों से कुछ इशारे करता है जैसे पूछ रहा हो, हम कहाँ जा रहे हैं, हम घर पे क्यों नहीं है, मुझे बाबा की याद आ रही है, मुझे उनसे अलग नहीं होना। उसकी माँ भी इशारे से बोली, हम जल्दी ही बाबा से मिलेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ से जाना होगा, ये हमारे लिए जरूरी है। अपनी माँ की बात सुनकर बच्चा अपनी माँ को कसकर गले लगा लेता है और कुछ देर में ही सो जाता है। कुछ ही देर में उस औरत को किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है जो उसी की तरफ दौड़कर आ रहे होते हैं। खतरा भांपकर वह जल्दी से उठती है, पास ही रखे बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाती है। कदमों की आवाज और भी ज्यादा तेज हो जाती है, साथ ही उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती है। वह अपने बच्चे को कसकर सीने से चिपका लेती है। डर से अपने आसपास लड़ने के लिए कुछ ढूंढने लगती है। उसे कुछ नहीं मिलता है तो वह एक पत्थर उठा लेती है और हमला करने की पोजीशन में खड़ी हो जाती है। जैसे ही जंगल से कोई बाहर निकल कर आता है, वो औरत अपनी आंखें बंद कर हमला कर देती है। लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं होता है, वहाँ सिर्फ कुछ जंगली सुअरों का झुंड होता है जो पत्थर लगने से दूसरी ओर चले जाते हैं। जंगली सुअरों की आवाज सुनकर वह औरत राहत की सांस लेती है। कुछ ही देर में उसे फिर से किसी के दौड़ने की आवाजें आने लगती है। जंगल से कोई बाहर आता, उसे पहले ही जहाज के आने की आवाज आने लगती है। जहाज रुकने के बाद जैसे ही बनकर नीचे गिराता है तो वह औरत बड़ी फुर्ती के साथ दौड़कर उस बनकर पर लटककर ऊपर जहाज में चढ़ जाती है। उसके साथ उसका बच्चा भी था। वहीं दूसरी तरफ सलोनी और राजवर्धन भी जंगल के बाहर आ जाते हैं। सामने पानी का जहाज देखकर उनके जान में जान आ जाती है। राजवर्धन अपनी खुशी से सलोनी को अपने गले लगाते हुए कहा, ओ माय डियर सलोनी, हम बच गए, अब हमें यहाँ से बिना किसी देरी के चले जाना चाहिए। वो लोग किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। सलोनी की आंखों में चमक आ जाती है। राजवर्धन की आंखों में देखते हुए सलोनी बोली, हाँ, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, नहीं तो फिर से एक बार फंस गए तो दोबारा नहीं निकल पाएंगे। पता नहीं उस आदमी को क्या पड़ी थी जिसने हमारी मदद की। दोनों की आंखों में चमक आ जाती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ जहाज की तरफ दौड़ लगा देते हैं। दूसरी तरफ अभय को कंधे पर उठाए उस वह कबीले का आदमी दौड़ने जा रहा था। वह आदमी काफी पतला दुबला था, फिर भी एक भारी भरकम चीते को अपने काले पर उठाए भागे जा रहा था। उसकी आंखों के सामने सलोनी का रोता हुआ चेहरा आ रहा था। वह किस तरह लोगों से उसकी मदद के लिए रहम की भीख मांग रही थी। किसी वक्त पर उसने भी अपने बेटे को इन परंपराओं के चलते खो दिया था। वह नहीं चाहता था कि किसी और माँ का बेटा उससे दूर हो जाए, इसी के चलते उसने सलोनी की मदद की थी। दूसरी तरफ सलोनी और राजवर्धन जहाज पर चढ़ चुके थे।
राजवर्धन जल्दी से कैप्टन के पास जाकर बोला, कैप्टन जहाज को जल्दी से यहाँ से निकालो, हमारी जान को बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ की आदिवासी जनजाति हम इंसानों को मारने पर तुली हुई है। अभी अभी इस औरत ने अपने बेटे को खोया है। जहाज का कैप्टन सलोनी की तरफ देखता है तो सलोनी अपना सिर हाँ में हिला देती है और रहम की भीख मांगते हुए बोली, हाँ कैप्टन साहब, ये जो बोल रहे हैं वह सच है। वह आदिवासी जनजाति इंसानों की खून की प्यासी हो चुकी है। उन्होंने मेरे बेटे को बेरहमी से मार दिया। अब वह लोग हमारे पीछे पड़े हैं। अगर उन लोगों ने हम सबको देख लिया तो वह हम सब में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप जल्दी चलिए यहाँ से। कैप्टन सलोनी की बात पर यकीन कर जल्दी से अपना जहाज स्टार्ट कर वहाँ से चलना शुरू कर देता है। सलोनी के हाथ में वह ताबिश लगा होता है जो उस आदमी ने अभय को फिर से इंसान बनाने के लिए दिया था। सलोनी उसे घूर कर देखती है और उसे वही जहाज पर फेंक देती है। वह ताबीज दूर उस औरत के पास जाकर गिरता है जो अपने बच्चे को लेकर जहाज में एक कोने पर छिप कर बैठी थी। वह औरत उस ताबिश को उठा लेती है और बड़े गौर से उसको देखने के बाद अपने बच्चे के गले में पहना देती है और आंखों ही आंखों में वह दोनों फिर से बातें करने लगते हैं। अपनी माँ की बातें समझकर उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कबीले का आदमी अब अभय को अपने कंधे पर उठाए समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। वह अपने आसपास देखकर सलोनी और राजवर्धन को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं देते हैं। वह आदमी अपने सामने जाते जहाज को बड़े गौर से देखने लगता है। कुछ देर घूरने के बाद उसकी नज़र सलोनी और राजवर्धन पर चली ही जाती है जो एक दूसरे को गले लगाकर खड़े थे। ये देखकर उस आदमी की आंखें सुर्ख लाल हो जाती है जैसे उसकी आंखों में खून भर दिया हो। उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, धोखा। वह आदमी काले चीते को उतार कर नीचे लिटा देता है और अपनी दोनों मुट्ठियां भींचकर घुटने के बल बैठ जाता है। उस आदमी की आंखों की पुतलियां गायब हो जाती है। कुछ ही पल में उसके कान में सलोनी और राजवर्धन बातें आना शुरू हो जाती है। राजवर्धन सलोनी की आंखों के आंसू पोंछकर बोला, तुम तो बेहतरीन अदाकारा निकली, जैसा मैंने सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा उम्दा अदाकारा निकली। ये सब सुनकर सलोनी इतरा कर अपने बालों को पीछे झटक कर बोली, सालों की प्रैक्टिस है, ऐसे कैसे मैं अच्छा अभिनय नहीं करती। राजवर्धन उसकी बातों पर मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें अपने बेटे की हालत में जरा सा भी तरस नहीं आया। बेटा शब्द सुनकर सलोनी अपनी आंखों में गुस्सा भर जाता है। सलोनी अपने दांत पीस कर बोली, बेटा कैसा बेटा? वो सौतेला बेटा था, मेरा खुद का बेटा नहीं था जो मैं मातम मनाऊं। बेटा शब्द सुनकर सलोनी अपनी आंखों में गुस्सा भर जाता है। सलोनी अपने दांत पीस कर बोली, बेटा कैसा बेटा? वो सौतेला बेटा था, मेरा खुद का बेटा नहीं था जो मैं मातम मनाऊं। सलोनी आगे बोलना जारी रखती है। उसने कहा, वैसे भी वो मेरे गले की हड्डी बन हुआ था, मेरी उम्र कोई माँ बनने की नहीं है, वो भी किसी 15 साल के लड़के की सोचा था। इसके बाप के मारने के बाद आधी प्रॉपर्टी तो मेरे नाम होगी, लेकिन नहीं, सारी प्रॉपर्टी उस अभी के नाम कर दी। मुझसे सहा नहीं गया और उसके बाप को गलत दवाई देकर मार डाला। सलोनी अनजाने में सब उगलती जा रही थी। सलोनी की मुंह से यह बातें सुनकर राजवर्धन के कान खड़े हो जाते हैं। उसे एक बहुत बड़ा शौक लगता है। काका क्या मेरे बड़े भैया की जान तुमने ली थी और हम सबको लग रहा था कि बड़े भैया को हार्ट अटैक आया था। राजवर्धन ने अपनी भौं सुकोड़ कर कहा, उफो अब ज्यादा बनो मत, वो दवाइयां भी तुमने लाकर दी थी, अब ऐसा मत दिखाओ जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं। सलोनी ने राजवर्धन के कंधे पर हाथ मारकर कहा। ये शंकर। राजवर्धन सलोनी के चेहरे को देखकर हंसने लगता है, फिर सलोनी भी उसे देखकर हंसने लगती है। दूसरी तरफ जब वह आदमी जब सारी बातें सुनता है तो उसे अपने किए पर पछतावा होता है कि क्यों उसने इन लोगों की मदद की, इनको तो कोई भी सजा मिले कम है। वह आदमी फिर उस काले चीते की ओर देखता है। उसे अभय पर बहुत दया आ रही थी। वह अपने मन में ही सलोनी को एक बुरी माँ और अभय को लाचार सताया हुआ बच्चा समझने लगा था। उस आदमी का नाम मरेसू था। मारेसू अभय को दया की नजर से देखता है। मरेसू अभय के सिर पर हाथ रखकर बोला, तुम्हारे साथ हुए धोखे नाइंसाफी का बदला तुम्हें लेना होगा, तुम्हें इंसानी रूप में आना होगा मेरे बच्चे, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब तक तुम इंसान रूप में नहीं आ जाते मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मरेसू जल्दी से कुछ लकड़ियां जमाकर एक नाव बना लेता है। उसमें अभय को अपने साथ लेकर जहाज के पीछे चल देता है। 10 साल बाद एक लड़की घबराते हुए चिड़ियाघर में सभी जानवरों को खाना खिला रही थी। उसे डर जानवरों से नहीं लग रहा था।
उसे डर लग रहा था कि कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए, क्योंकि आज उसने अपने मालिक की शिकायत बड़े मालिक को कर दी थी, क्योंकि वह जानवरों को मिलने वाले खाने में मिलावट कर रहा था। जानवरों की देखरेख में आने वाले पैसे कब हो गलत इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उस लड़की ने अपने मालिक की शिकायत उस चिड़ियाघर के मालिकों कर दी थी। गीत, लगता है तेरे हाथ से नौकरी जाकर रहेगी, क्या जरूरत थी तुझे इस खड़ूस की शिकायत करने की। अपने में भ्रमण आती हुई गीत सभी जानवरों को खाना दे रही थी। गीत का बड़बड़ाना एकदम से बंद हो जाता है। उसका गुस्सा जैसे छूमंतर हो गया, जैसे उसे कभी गुस्सा आया ही ना हो। उसकी काली आंखें एकदम खामोश हो गई थी और चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ गई थी। गीत खुश होकर बोली, क्या है तुम्हारे अंदर जो मुझे एकदम शांत कर देता है, मेरा सारा गुस्सा छूमंतर कर देता है। तुम सिर्फ एक पीली आंखों वाले काले जीते हो जिसे देखकर मुझे अपनापन सा महसूस होता है। आखिर कौन हो तुम? मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ एक अलग ही सुकून मिलता है। गीत के सामने एक काले चीते का केबिन था। काला चिता भी गीत को देखकर बहुत खुश होता है, जैसे वो उसी का इंतजार कर रहा हो। गीत अपने सिर पर हाथ मारकर बोली, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, तुम्हें मेरी बातें कहाँ समझाती होंगी। बोलकर गीत उसके सेल में खाना रख कर चली जाती। गीत को नहीं पता था वो जिससे बात कर रही थी वो पहले एक इंसान था। गीत आगे जानवरों को खाना देने चली जाती है। गीत के जाते ही वह चिता उदास हो जाता है। गीत अपने काम में बिजी थी। एक लड़का उसके पास दौड़ता हुआ आकर बोला, गीत तुझे वो मालिक बुला रहे हैं, बहुत गुस्से में लगते हैं, तुम जाओ, इनको खाना मैं खिला दूंगा। उस लड़के के मुंह से यह बात सुनकर गीत परेशान हो जाती है, क्योंकि वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए और कोई काम नहीं कर सकती थी। उसके पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं था। वह यहाँ अपने माँ के साथ आई थी और यहीं की होकर रह गई थी। 2 साल पहले उसकी माँ का देहांत हो गया था, तो गीत अकेली पड़ गई थी। गीत गुस्से से खड़ी होती है और अपने ग्लोब को उतार कर वहीं फेंक बड़बड़ाते हुए चली जाती है। गीत डरते डरते केबिन कटर भाषा खोलती है। गीत कुछ बोलती उससे पहले ही उसके मालिक ने उसे अंदर आने का इशारा कर दिया। उसका मालिक उसकी तरफ पीठ करके बैठा था। गीत हकलाकर बोली, अपने बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें ये कहने के लिए बुलाया है कि तुम्हें अभी के अभी यह नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें ये चिड़ियाघर छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी काबिलियत इस लायक नहीं है कि तुम एक चिड़ियाघर के जानवरों को खाना खिलाओ। गीत के मालिक ने कहा, अब जा सकती हो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अपना सामान पैक करो और यहाँ से जाओ। गीत के मालिक ने कहा। गीत उदास होकर बिना कुछ बोले वहाँ से उल्टे पैर लौट जाती हैं। गीत उदास होकर उस काले चीते के पास जाती है। उस सेल का ताला खोलकर गीत उसे अपने गले लगा लेती है। उसकी आंखों के आंसू निकलने लगते हैं। गीत अपने आप को संभाल कर बोली, तुम्हारा मेरा साथ शायद यही तक था, अब मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। तुम अपना ख्याल रखना और ठीक से खाना खाना। मैं तुम्हें मिलने आती रहूंगी। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊं। तुम मेरे एक परिवार जैसे हो। माँ के जाने के बाद एक तुम ही तो सहारा थे मेरे। गीत की बातें सुनकर काला चीता भी उदास हो जाता है। अपने पंजे उठाकर गीत को सहलाता है, उससे लिपट कर अपना प्यार दिखाता है। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। गीत उसका प्यार देखकर खुश हो जाती है और अपने गले से एक चैन उतारकर उसके गले में पहना देती है। ये लो मेरी निशानी, तुम्हें मेरी जब भी याद आए तो उसके साथ खेल लिया करना। अब मैं चलती हूँ, बोलकर गीत सेल का लॉक लगा देती है और अपना सामान पैक कर वहाँ से चली जाती है। बाहर जाकर गीत अपनी दोस्त को कॉल करती है। कुछ दिन वहाँ रहने के लिए मदद मांगती है। उसकी दोस्त मान जाती है। ये रात की शुरुआत होने का वक्त था। गीत अपनी सहेली के घर तरफ मुड़ी ही थी कि उसे लगता है कोई पीछा कर रहा है। गीत डर जाती है और जल्दी जल्दी चलने लगती है। इसके पीछे से पीछा करने की आवाजें भी तेज हो जाती है। ये पहली बार था जब गीत को डर लगा था, क्योंकि गीत का पीछा करते 2 लोगों के कदमों की आवाज आ रही थी। गीत हिम्मत करके पीछे मुड़ती है और आवाज लगाकर बोली, कौन है? कौन मेरा पीछा कर रहा है? सामने आओ। गीत थोड़ा सा आगे जाकर भी देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। लगता है डर कर भाग गया। गीत अपने मन में बोली और फिर से अपने दोस्ती तक घर की तरफ चल देती है। इस वक्त ये जगह थोड़ी सुनसान रहती है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। थोड़ी दूर चलने पर गीत को फिर से कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। गीत फिर से पीछे मुड़कर देखती है। इस बार उसकी जान उसके गले में आकर अटक गई थी। गीत हमेशा जानवरों के बीच में रही थी। उसे जंगली जानवरों के साथ इतना डर नहीं लगा था जितना उसे यहाँ
इंसानों के बीच लग रहा था। गीत थोड़ा आगे चलकर देखती है लेकिन उसे फिर से कोई नहीं दिखाई देता है। अचानक से कोई गीत के कंधे पर कोई हाथ रख देता है। गीत एकदम से डरकर जम जाती है। उसका पूरा माथा पसीने से भीग चुका था, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। गीत पूरी हिम्मत समेटकर पीछे मुड़ती है। उसके पीछे उसकी दोस्त सिया खड़ी होती है जो उसे कंफ्यूज होकर देख रही थी। सिया को देखकर गीत की जान में जान आ जाती है। और तुम हो सिया, गीत ने अपनी घबराहट छिपाते हुए कहा। सिया गीत के सर में एक चपत लगाकर बोली, तुझे इतनी देर कैसे हो गई? मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ। ये पकड़ चाबी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही हूँ। माँ की तबीयत ठीक नहीं है और उनकी देखभाल करने के लिए घर पर कोई है भी नहीं। सिया की बात सुनकर गीत बोली, ओ आंटी की तबीयत ठीक नहीं है सिया, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। बिन माँ के लाइफ कैसी होती है मुझे पता है। और डियर चिल मार, मम्मी ने कोई नया रिश्ता देखा होगा इसलिए मुझे बहाने से बुला रही है। हर बार वो एक ही बहाना बनाती है। ये पकड़ घर की चाबी, मुझे बहुत देर हो रही है। बाय, बाकी बातें आकर करूंगी। सिया जल्दी जल्दी चलते हुए बोलती जा रही थी। गीत उसे बाई का जवाब देती उससे पहले ही सिया कैब में बैठकर जा चुकी थी। गीत जल्दी से सिया के घर पहुंच जाती है। गीत अभी आराम से बैठी हुई थी कि घर की डोरबेल बजने लगती है। गीत सोच में पड़ जाती है कि इस वक्त कौन आया होगा। अगर कोई आने वाला था तो सिया मुझे पहले क्यों नहीं बताया। बार बार डोरबेल बजने से परेशान होकर गीत जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। सामने सिया खड़ी थी। गीत के माथे पर 2 उंगली मारकर बोली, दरवाजा खोल में इतना टाइम लगता है? मैं अपना ID कार्ड घर पर भूल गई थी, वही लेने आई थी। गीत उसे आंखें गोल घुमाकर देखने लगती है। ये रहा, चल बाय। आई कार्ड उठाकर सिया जाते हुए बोली। गीत को लगता है कि सिया फिर से कोई सामान भूल गई है तो उसे वापस लेने आई है। गीत दरवाजा खोलकर देखती है तो सामने कोई नहीं था। गीत बाहर निकलकर चारों तरफ देखती है, उसे कोई दिखाई नहीं देता है। गीत अपने कंधे उचकाकर अंदर वापस आ जाती है और दरवाजा बंद कर अच्छे से लॉक लगा देती है। सिया जैसे ही पलटकर पीछे देखती है तो उसकी मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। इसके साथ ही वह बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसे जब होश आने लगता है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसके मुंह को चाट रहा है। उसे बार बार अपने मुंह से हिलाकर उठाने की कोशिश कर रहा है। गीत को ऐसा लगता है कि उसका ब्लैक पैंथर उसके पास है और उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। गीत जल्दी से उठती है और बिना देखे उसे अपने बाहों में भरकर बोली, चीतू तुम आ गए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। गीत को अपने सर पर एक हाथ महसूस होता है। उस एहसास से जल्दी से दूर हटकर देखती है। उसके सामने बेहद खूबसूरत लड़का होता है जिसने कोई भी कपड़ा नहीं पहना था। उसके चलने की स्टाइल किसी जानवर जैसा था। गीत मुंह फाड़कर उसे देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी आखिर यह है कौन जो इस तरह से उसके घर में उसके साथ है। का कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने कोई कपड़ा क्यों नहीं पहना है? गीत अपनी आंखें बंद कर बोली। गीतब के आंख बंद करते ही वह लड़का गीत के आंखों से उसके हाथ हटा देता है और मुस्कुराने लगता है। गीत फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है तो वह लड़का फिर से उसकी आंखें अपने हाथों से खोल देता है। इसी बीच गीत को अपना ब्लैक पैंथर याद आने लगता है कि वह किस तरह उसके साथ आंख मिचोली खेलती थी। वह अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर लेती थी तो ब्लैक पैंथर अपने पैरों से उसके हाथों को हटाकर खुश होता था। गीत एकदम से चौंककर उसको गौर से देखने लगती है। गीत की नजर उसके हाथ में अटकी हुई चेन पर चली जाती है जो गीत में अपने ब्लैक पैंथर को पहनाई थी। ये वही पैंथर था जिसे गीत अपनी माँ के बाद सबसे ज्यादा प्यार करती थी। गीत अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि सामने वह लड़का अपनी आंखों पर एक हाथ रख लेता है और गीत के उसके हाथ हटाने का इंतजार करने लगता है। अभी कहानी जारी रहेगी। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।